हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएफएस। दिस इज रोहित। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अपने अपडेटेड सिलेबस ऑफ आईआईटी जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स 2022 का। जो भी आपकी क्वेरी थी सिलेबस से रिगार्डिंग कि हमारा क्या चेंजेस आए हैं हमारे सिलेबस में, कौन सी चीज़ें ऐड हो गई हैं, कौन सी चीज़ें हट गई हैं, उन सभी को आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जो सबसे बड़ा हमारा चेंज आया है सिलेबस में उससे। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो पुराना सिलेबस था, यानी कि ओल्ड सिलेबस आईआईटी जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का, उसमें जो हमारा मैथ्स का जो पोर्शन था उसमें 40% था और स्टैटिस्टिक्स का जो पोर्शन था वो डेट इज 60%। बट अब इस जो न्यू अपडेटेड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन था वो हमारा हो गया 70%, दैट इज 70%। एंड और मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है डेट वॉज 30%। क्लियर? यानी कि जो भी हमारे स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट उनके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है, दैट इज कि हमारा जो स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है वो बढ़ के 70% हो गया। क्लियर? नाउ अब डिस्कस करते हैं इसके सिलेबस के बारे में कि एक्चुअली सिलेबस में हमारी क्या क्या चीज़ें ऐड हुई हैं और कम हो गई हैं। क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं अपने मैथमेटिक्स पोर्शन से कि मैथमेटिक्स पोर्शन में कौन कौन सी हमारी यूनिट है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे स्टैट्स में कौन कौन की यूनिट है और साथ में उनके सब टॉपिक कौन कौन से हैं। ठीक है? तो मैथमेटिक्स में जो पहली यूनिट है डेट वाज सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर। ठीक है? इसमें क्या क्या आपको डिस्कस करना है, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर और साथ में उसके जो कन्वर्जेंस और लिमिट हैं उनको भी। फिर आता है कॉची सीक्वेंस और देयर कन्वर्जेंस, यानी कि जो कॉची सीक्वेंस है उसको पढ़ना है और उसकी जो कन्वर्जेंस है उसको। फिर आता है मोनोटोनिक सीक्वेंस और उसकी लिमिट, जो मोनोटोनिक सीक्वेंस आपने पढ़ी है उसको और साथ में जो उसकी लिमिट्स हैं उनको डिस्कस करना है। उसके बाद आता है लिमिट ऑफ स्टैंडर्ड सीक्वेंस, जो भी हमारी स्टैंडर्ड सीक्वेंस है उनकी लिमिट्स। आफ्टर दैट इनफाइनाइट सीरीज एंड इट्स कन्वर्जेंस, जो भी हमारी इनफाइनाइट सीरीज है सारी उनकी कन्वर्जेंस के बारे में। एंड डाइवर्जेंस, फिर आता है कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज ऑफ विथ नॉन नेगेटिव टर्म्स, जो नॉन नेगेटिव टर्म्स की हमारी क्या है कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज है उसको। फिर आता है टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, जो हमारी सीरीज के कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के जो टेस्ट है हमारे, जैसे कंपैरिजन टेस्ट हो गया, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, डीएलएम्बर्ट रेशियो, कॉची ऑफ nth रूट टेस्ट, कॉची कंडेंसेशन टेस्ट, इंटीग्रल टेस्ट, इन सभी को हमें अपने सिलेबस में कवर करना है। उसके बाद जो हमारा एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज है उसको। फिर आता है जो लेबनिज टेस्ट होता है किसके लिए, हमारे कन्वर्जेंस ऑफ ऑल्टरनेटिंग सीरीज, वो भी हमें अपने सिलेबस में कवर करना है। फिर आता है कंडीशनल कन्वर्जेंस एंड कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर सीरीज का जो हमारा कन्वर्जेंस है वो। उसके बाद आता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। क्लियर? ये हमारे जो सब टॉपिक्स हैं किसके, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर। फिर नेक्स्ट यूनिट को देख लेते हैं क्या है नेक्स्ट यूनिट में हमारा। नेक्स्ट यूनिट आती है हमारी डिफरेंशियल कैलकुलस फॉर वन एंड टू रियल वेरिएबल के लिए। ठीक है? तो हमें लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ वन रियल वेरिएबल, यानी कि एक वेरिएबल की जो लिमिट फंक्शन है उसको। फिर उसकी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ वन रियल वेरिएबल के लिए। उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं कंटिन्यूअस और डिफरेंशियबिलिटी की, जो भी हमारी प्रॉपर्टीज है उनको हमें कवर करना है। फिर उसके बाद जो हमारी रॉलिस थ्योरम और लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम है उनको, ये हमारी दोनों थ्योरम है जो रॉलिस और लेग्रांजेस हमारे सिलेबस के लिए, हमारे आईआईटी जेईई एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? फिर उसका जो हाई ऑर्डर डेरिवेटिव है, यानी कि सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर, ये भी हमें कवर करना है। उसके बाद आता है लेबनिज रूल एंड इट्स एप्लीकेशन, जो लेबनिज रूल है हमारा उसके साथ में उसकी जो एप्लीकेशन है, ठीक है, उनको। फिर आता है टेलॉर्स थ्योरम विथ लेग्रांजेस एंड कॉची फॉर्म ऑफ द रिमाइंडर, टेलॉर्स थ्योरम की हमारी कॉची और लेग्रांजेस फॉर्म है रिमाइंडर का, उनको। फिर हमारा जो टेलॉर्स और मैक्लॉरिन सीरीज है फॉर स्टैंडर्ड फंक्शन, जैसे हमारे लॉगरिथम फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। ठीक है? इनकी हमें क्या देखना है, टेलॉर्स और मैक्लॉरिन सीरीज को। फिर आता है हमारा क्या, इनडिटरमिनेंट फॉर्म। इनडिटरमिनेंट फॉर्म कौन सा होता है, 0.0 वाला फॉर्म जो होता है उसको। ठीक है? जो हम किससे सॉल्व करते हैं, अपने एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करते हैं। उसके बाद आता है जो मैक्सिमम मिनिमम ऑफ वन रियल वेरिएबल, यानी कि एक रियल वेरिएबल का हमें क्या देखना है, मैक्सिमम ऑफ मिनिमम पॉइंट किस पे आता है, उसकी जो वैल्यू होती है वो। क्रिटिकल पॉइंट, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा, ये सब कुछ हमें इसमें कवर करना है। उसके बाद आता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है? फिर लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ टू रियल वेरिएबल। अभी देखो, रियल वेरिएबल दो के लिए और एक के लिए, दोनों के लिए हमें लिमिट देखना है। फर्स्ट के लिए भी देखना है, यानी कि एक रियल वेरिएबल के लिए और दो रियल वेरिएबल के, दोनों ही हमें कवर करना है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी फॉर टू रियल वेरिएबल के लिए भी। प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियबल ऑफ टू रियल वेरिएबल, यानी कि जो हमने वन रियल वेरिएबल के लिए जो जो हमें कवर कर रहा है वो हमें सब कुछ कवर किसके लिए करना है, वो हमें टू रियल वेरिएबल के लिए भी कवर करना है। फिर पार्शियली डिफरेंशिएशन और टोटल डिफरेंशिएशन, यानी कि हमें टोटल डिफरेंशिएशन के साथ साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन भी कवर करना है अपने सिलेबस में। फिर आता है क्रिटिकल पॉइंट एंड हेसियन मैट्रिक्स, सैडल पॉइंट। जो सैडल पॉइंट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बहुत अच्छे से करना है, ये आपका पेपर में आता ही आता है। ठीक है ना?
फिर आता है कांस्टेंट ऑप्टिमाइजिंग टेक्निक विथ लेग्रांजेस मल्टीप्लायर के साथ। तो ये हमारे जो सब टॉपिक थे वो किसके थे, हमारे डिफरेंशियल कैलकुलस ऑफ 1 एंड 2 रियल वेरिएबल के लिए। नाउ नेक्स्ट यूनिट देख लेते हैं क्या है हमारा, दैट वाज इंटीग्रल कैलकुलस। तो इंटीग्रल कैलकुलस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। ये जो फंडामेंटल थ्योरम है ये आप मैथमेटिक्स पोर्शन में साथ में स्टैटिस्टिक्स पोर्शन में भी इसका काम यूज होगा, ठीक है। इसमें सिर्फ सिंगल इंटीग्रल के लिए हमें देखना है, डबल के लिए या ट्रिपल के लिए नहीं देखना। उसके बाद उसकी जो लेबनीज रूल और उसकी जो एप्लीकेशन है उनको। फिर आता है जो डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, यानी कि डिफरेंशिएशन के अंदर जो इंटीग्रल साइन होता है उसका भी हमें आना चाहिए। फिर आता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल, बीटा गामा इंटीग्रल जो हमने पढ़े हुए हैं उनको। फिर उसके बाद जो प्रॉपर्टीज और रिलेशन है, यानी कि बीटा और गामा फंक्शन के बीच में जो रिलेशन है उनको भी हमें अपने सिलेबस में कवर करना है। फिर आता है डबल इंटीग्रल एंड चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि अगर हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो उसमें क्या फर्क पड़ता है, वो सब हमें कवर करने हैं। उसके बाद आता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल एंड एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। देखो जो एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल है और आर्क लेंथ, एरिया और वॉल्यूम, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस के लिए। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट जो आती है हमारी, डेट वाज मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, ठीक है, जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं उनको अभी भी पढ़ना है, ठीक है। इसमें क्या क्या कवर करना है, वेक्टर स्पेस विद रियल फील्ड। रियल फील्ड के लिए हमें क्या है, वेक्टर स्पेस को देखना है, सब स्पेस एंड सम ऑफ सब स्पेस। उसके बाद जो हमारी सेट है उसका हमें क्या देखना है, स्पैन। आफ्टर डेट लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको। फिर आता है डायमेंशन एंड बेसिस, एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस के अंदर में स्टैंडर्ड मैट्रिसेस जो हमारी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होती हैं उन सबको, हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन, ऑर्थोगोनल, यूनिट, जितनी भी टाइप ऑफ मैट्रिक्स है हमारी उन सबको इसमें कवर करना है। उसके बाद जो आता है हमारी उसकी डेफिनेशन, प्रॉपर्टी किसकी, डिटर्मिनेंट की, चलिए। फिर इवेल्युएशन ऑफ डिटर्मिनेंट यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके हमें क्या करना है, उसका इवेल्युएशन करना होता है। फिर आता है डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि हमारी जो मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है उसका डिटर्मिनेंट निकालना। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है और साथ में उनकी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कौन कौन सी टाइप ऑफ मैट्रिक्स है वो तो हमें पढ़ना है, साथ में उनकी प्रॉपर्टी, क्योंकि जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो हमारी प्रॉपर्टी पे बेस्ड ही बनते हैं, क्लियर। फिर आता है ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स की, मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स का ट्रेस होता है उसको कैसे निकालते हैं, ठीक है। फिर आता है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स एंड रिलेटेड प्रॉपर्टीज, जो हमारी इनवर्स से रिलेटेड है, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स से रिलेटेड जो भी हमारी प्रॉपर्टीज है उनको। फिर आता है मेन कॉन्सेप्ट, दैट इज रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे मैट्रिक्स के अंदर। फिर आता है रो रैंक, कॉलम रैंक, स्टैंडर्ड थ्योरम ऑन रैंक, रैंक ऑफ सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, यानी कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट और सम जो हम करते हैं उसकी रैंक। फिर आता है रो रिडक्शन एंड इक्विवेलेंट फॉर्म, जो रैंक हम निकालते हैं उसके कई मेथड होते हैं, एक तो हमारा रो रिडक्शन फॉर्म होता है, इक्विवेलेंट फॉर्म होता है, उन दोनों मेथड को हमें देखने हैं। फिर आती है प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, किससे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से। यूज ऑफ द डिटर्मिनेंट इन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसमें डिटर्मिनेंट का क्या यूज है उस सबको देखना है। फिर आता है क्रैमर्स रूल एंड कैरेक्टरिस्टिक रूट एंड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एंड द वेक्टर और केले हैमिल्टन थ्योरम, इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन हमारा बनता है। तो ये जो हो गए हमारे 4 यूनिट, ये हमारे मैथमेटिक्स का पोर्शन था जिसमें हमें इस बार कितना आने वाला है, 30%। अब हम बात करते हैं जो हमारे स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है, जो मेन पोर्शन है जिसमें हमारा कितना कवर होगा, 70%। तो उसमें देख लेते हैं हमारी कौन कौन सी यूनिट है और कौन कौन से हमारे सब टॉपिक हैं और कौन से इसमें ऐड हुए हैं इस बार, क्लियर। सबसे पहले जो यूनिट है वो डेट इज व्हाट, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में एक्चुअली क्या है, इस बार जो सिलेबस है उसमें क्या किया हुआ है, कुछ यूनिट, सिलेबस भाई है बस क्या है, यूनिट डिवाइड कर दिया उन्होंने और क्या है, सिलेबस को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, यानी कि डिटेल में सिलेबस को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो देख लेते हैं क्या क्या है हमारे सिलेबस के अंदर, ठीक है। तो उसमें प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले पढ़ना है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, उसके बाद जो सैंपल स्पेस है, अलजेब्रा ऑफ इवेंट है, इन सबके जो कॉन्सेप्ट है हमारे वो आपको बहुत क्लियर होने चाहिए अंडरस्टैंडिंग के लिए। फिर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड एक्सियोमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो हमारी एक्सियोमेट्रिक डेफिनेशन होती है बहुत ज़्यादा यूज होती है हमारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए प्रोबेबिलिटी की, ठीक है। फिर उसके बाद आती है प्रोबेबिलिटी ऑफ फंक्शन, जो हमारी प्रोबेबिलिटी फंक्शन है उसकी जो प्रॉपर्टीज है हमारी, ठीक है, या फिर हम कहें कुछ थ्योरम जैसे एडिशन थ्योरम हो गई, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हो गई, कंडीशनल थ्योरम हो गई, इन सबको हमें पढ़ना है। तो देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कंडीशनल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, जिसमें इंक्लूजन और एक्सक्लूजन दोनों प्रिंसिपल हमें पढ़ने हैं। उसके बाद आता है ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी क्या है, बुलीज एंड ब्रोनिफाई इनइक्वालिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जो हमारा बुनीस इनइक्वालिटी होती है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम, ठीक है।
फिर आता है मल्टीप्लिकेशन रूल, जिसमें इंटरसेक्शन वाली प्रोबेबिलिटी जो निकालते हैं वो मल्टीप्लिकेशन रूल से ही निकलता है, ठीक है, जिसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज होता है। उसके बाद आता है थ्योरम ऑफ द टोटल प्रोबेबिलिटी। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी जो हमारे बेस थ्योरम में यूज होती है, ठीक है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हैं जो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम, इससे एक क्वेश्चन डेफिनेटली हमारे पेपर में आता ही आता है, क्लियर। फिर उसके बाद आता है पेयर वाइज एंड म्यूचुअली इंडिपेंडेंस ऑफ इवेंट, यानी कि पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है या फिर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है, उनका जो कॉन्सेप्ट है वो। ये हो गई पहली यूनिट। उसके बाद आता है सेकंड यूनिट पे, दैट वाज यूनिट वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। यूनिट वेरिएट मतलब एक वेरिएट के जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में। तो उसमें सबसे पहले हमें क्या देखना है, रैंडम वेरिएबल के बारे में, कि रैंडम वेरिएबल एक्चुअल में क्या होता है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, डेफिनेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, एंड उसके बाद क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो रिलेटेड है हमारे रैंडम वेरिएबल से ही, ठीक है, जो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर, किसका, रैंडम वेरिएबल के। और साथ में जो हमारे दो टाइप के रैंडम वेरिएबल होते हैं, डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस, उन दोनों को ही हमें कवर करने हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। फिर उन पे जो हमारी प्रोबेबिलिटी फंक्शन होते हैं, दैट वाज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हम किसके लिए यूज करते हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए, और प्रोबेबिलिटी कंटीन्यूअस फंक्शन हम किसके लिए, यानी कि डेंसिटी फंक्शन किसके लिए यूज करते हैं, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल के। दोनों को ही कवर करना है, दैट इज पीएमएफ एंड पीडीएफ, यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, क्लियर। फिर उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके हमें क्या निकालना है, पीडीएफ, यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एंड डेंसिटी फंक्शन बोथ। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल का मतलब ये हुआ, जैसे हमको दिया हुआ है एक रैंडम वेरिएबल, उसका हमको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ है। अब उसने उसी रैंडम वेरिएबल का हमको एक कोई फंक्शन दूसरा दे दिया, ठीक है। अब बोल रहा है कि उस फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल का हमको भाई क्या बताओ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, जिसमें हमारे वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल क्वेश्चन जो होते हैं वो आते हैं, क्लियर। फिर उसके बाद क्या आता है, जैकोबियन मेथड। जो जैकोबियन मेथड होता है, जैकोबियन मेथड इसी में यूज होता है हमारे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, जिसमें हम टू डायमेंशन का यूज करते हैं, क्लियर। फिर आता है जो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन होता है किसका, हमारे रैंडम वेरिएबल का। उसमें साथ में मूवमेंट अबाउट ऑरिजिन, मूवमेंट अबाउट मीन, जो कि हमारे म्यू1 डैश, म्यू2 डैश, म्यू3 डैश होते हैं, उन सबको कवर करना है। उसके बाद आता है मीन, मीडियन, जो भी हमारे सेंट्रल टेंडेंसी हो गया, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ठीक है, इन सब के जो भी हमारे रैंडम वेरिएबल के टर्म्स में पढ़ना है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, क्वार्टाइल्स, ठीक है, क्वार्टाइल्स ऑफ वेरिएशन, मेजर ऑफ स्क्यूनेस, कटऑसेस, किसके लिए, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, क्लियर। फिर आता है मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन का, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। इसको क्या है, मिक्स करके देते हैं, जैसे हमारी जो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है उसको और मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन के क्वेश्चन को मिक्स करके, उनका जो कॉन्सेप्ट है उसको मिक्स करके हमें क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ठीक है। फिर आती है उसकी प्रॉपर्टीज, यानी कि मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज है हमारी, और इसकी यूनिकनेस थ्योरम, क्योंकि जो यूनिकनेस थ्योरम है वो हमारी सबसे ज्यादा किस में यूज होती है, वो हमारी स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होती है, टू फाइंड दी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फाइंड करने के लिए, क्लियर। फिर आती है मार्कोव एंड चेबीशेव इनइक्वालिटी। अब ये चेबीशेव इनइक्वालिटी जो होती है हमारी, उस पे हमारे एक क्वेश्चन जरूर बनता है हमारे एग्जाम, ठीक है। फिर उसकी जो एप्लीकेशन है मार्कोव की और चेबीशेव इनइक्वालिटी, क्योंकि एप्लीकेशन ही तो हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे, फिर हम थोड़ी ना पूछेंगे ये इनइक्वालिटी प्रूव करके दिखाओ। उसमें क्या उसके बेस जो एप्लीकेशन होती है वो हमको एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्लियर। तो ये सेकंड यूनिट हो गई, दैट वाज यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यूनिट कौन सी हमारी, दैट वाज स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट, यानी कि जो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन होगा जिसको, यानी कि पहले से हमें पता है कि इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का क्या नाम है, तो वो क्या होगा हमारे स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं, हमें कौन कौन सी कवर करनी है अपने सिलेबस में, और कौन से न्यू ऐड हुए हैं इसमें। फिर आता है पहले तो डीजनरेट, ठीक है। तो ये डीजनरेट जो रैंडम वेरिएबल है इसका हमारा इस बार न्यूली ऐड हुआ है, ठीक है ना, इस बार नहीं, इस सिलेबस में ऐड हुआ है डीजनरेट रैंडम वेरिएबल का। बर्नौली, बाइनोमियल, नेगेटिव बाइनोमियल, ज्योमेट्रिक, पॉइसन, हाइपर ज्योमेट्रिक, यूनिफॉर्म, एक्सपोनेंशियल, डबल एक्सपोनेंशियल, गामा, बीटा, पहले काइंड का और दूसरे काइंड का दोनों, नॉर्मल, कॉची एंड देयर प्रॉपर्टीज, यानी कि जो भी हमने यहाँ पे पढ़े हुए हैं बाइनोमियल, नॉर्मल, इन सभी को हमें अपने सिलेबस में कवर। अब इसमें नए यानी कि अपडेटेड कौन से हैं, तो एक तो डीजनरेट हो गया जो हमें इस बार ऐड हुआ है, उसके बाद जो डबल एक्सपोनेंशियल है ये भी हमारा इस बार ऐड हुआ है, और कौन सा ऐड हुआ है हमारा जो कॉची डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी हमारा इस बार ऐड हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे जो दो तीन हमारे डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस बार ऐड हुए हैं, यानी कि अपडेटेड सिलेबस में है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यूनिट क्या है वो देख लेते हैं, दैट वाज मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। मल्टीवेरिएट का मतलब है यानी कि एक से ज्यादा वेरिएट होंगे, ठीक है, यानी कि इसमें ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे ने यूनिट के नेम चेंज कर दिया, सिलेबस तो वही है, बस थोड़ा सा उन्होंने नेम चेंज करे। जो ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन था ना उसको उन्होंने क्या नाम दे दिया, उन्होंने मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दे दिया।
तो उसमें क्या क्या देखना है आपको, डेफिनेशन ऑफ द रैंडम वेक्टर। देखो रैंडम वेरिएबल था, अब ये रैंडम वेक्टर, वेक्टर मतलब क्या है, जिसके अंदर कई सारे एलिमेंट होंगे, ठीक है ना, तो यानी कि वो ज्वाइंट की बात करने लगा। फिर उसमें क्या देखना, ज्वाइंट एंड मार्जिनल ऑफ द रैंडम वेक्टर, जो हमारे रैंडम वेक्टर उनके ज्वाइंट और मार्जिनल, पीडीएफ और सीडीएफ दोनों, इसमें सीडीएफ लिखा है यहाँ पे, पीडीएफ भी होगा, ठीक है। उसके बाद जो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस टाइप की जो रैंडम वेक्टर है, जब रैंडम वेरिएबल दो टाइप के होते हैं हमारे, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस, तो जो रैंडम वेक्टर्स होंगे वो भी हमारे टू टाइप के होंगे, डेट वाज डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस, उन दोनों को कवर करना है। फिर उसके बाद आता है हमारा ज्वाइंट एंड मार्जिनल पीएमएफ। देखो मैंने बोला था पीएमएफ यानी किसके लिए, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन फॉर द डिस्क्रीट रैंडम वेक्टर के लिए। फिर उसके ज्वाइंट एंड मार्जिनल फॉर पीडीएफ, यानी कि ये किसके लिए होगा, हमारे कंटिन्यूस के लिए। डेंसिटी किस लिए यूज होता है, हमारे कंटिन्यूस के लिए, और मास यूज होता है हमारे डिस्क्रीट के लिए। फिर उसकी जो कंडीशनल होंगे उनको निकालना है। फिर उसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, जो हमारे वेक्टर्स थे वो आपस में इंडिपेंडेंट हैं, ये हमें चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, ये सब हमें इसमें देखना है, ठीक है। तो जो इंडिपेंडेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर दिस, ठीक है। हाँ, फिर बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन ऑफ रैंडम वेक्टर यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल का यूज करके हमें क्या निकालना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन निकालना है, क्लियर। फिर उसके बाद जैकोबियन मेथड, क्योंकि जैकोबियन मेथड हमारे किस में यूज होता है, हमारे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल में ही यूज होता है, जब हम टू डायमेंशनल रैंडम या फिर टू से ज्यादा डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल होते हैं तब यूज करते हैं, ठीक है। फिर आता है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेक्टर। जैसे कि हमने रैंडम वेरिएबल में मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन निकाला था, उसी तरह से रैंडम वेक्टर का भी, यानी कि ज्वाइंट का भी निकालना है, यानी कि एक से ज्यादा रैंडम वेरिएबल होंगे तो उसके लिए हमें क्या निकालना है, एक्सपेक्टेशन निकालना होता है। फिर उसके बाद आता है ज्वाइंट मूवमेंट कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन, ज्वाइंट मूवमेंट जेनेरेटिव फंक्शन। ये ज्वाइंट मूवमेंट जेनेरेटिव फंक्शन जो है वो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो ये सब चीजें जो है, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल, पॉइजन, नेगेटिव बाइनोमियल एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देयर यूजिंग, यानी कि मूवमेंट जेनेरेटिव फंक्शन का यूज करके हमें क्या निकालना है, उनकी जो एडिटिव प्रॉपर्टी है, किसकी, बाइनोमियल की, पॉइजन की, नेगेटिव बाइनोमियल, गामा और डिस्ट्रीब्यूशन, इनकी एडिटिव प्रॉपर्टी भी देखना है। अब जो एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होता है उसको भी करना है कवर। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, डेट वाज स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं उसमें जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो डेट वाज मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हमारा किसका जनरलाइजेशन है, जो हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जनरलाइजेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जनरलाइजेशन है, ये हमें कवर करना है। उसके बाद उसकी जो प्रॉपर्टीज है, हमारी प्रॉपर्टीज में कोरिलेशन कैसे निकालना है, मूवमेंट जेनेरेटिव फंक्शन कैसे निकालना है, ये सब कुछ। उसके बाद आता है बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमारा न्यू है इस सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि मल्टीनोमियल तो हमारा पहले भी था, बट ये बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इस बार ऐड हुआ है हमारा, ठीक है। फिर आती है लिमिट थ्योरम, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट वाज कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंटररिलेशन। उनके बीच में जो कन्वर्जेंस प्रोबेबिलिटी हो गया और कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, और साथ में उनके बीच में रिलेशन है उनको। फिर आता है बीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर एंड सेंट्रल लिमिट थ्योरम, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर आवर एग्जाम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यूनिट कौन सी है, दैट वाज सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे सैंपल पे बेस्ड है, यानी कि जो हमारा फंक्शन ऑफ सैंपल हम लेते हैं उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो उसकी हमें डेफिनेशन देखनी है, रैंडम सैंपलिंग, पैरामीटर क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, ठीक है। क्योंकि डेफिनेशन इसलिए क्योंकि डेफिनेशन से हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी कि जो हमारा फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल्स हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो, जैसे सैंपल मीन हो गया, सैंपल वेरिएंस है, उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है डेट वाज। अब आता है ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, जो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स वाला जो टॉपिक है ये इस बार हमारा ऐड हुआ, ठीक है। ये न्यू टॉपिक है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसमें यूज होता है, हमारे इन्फ्रेंस, यानी कि जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है उसमें हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, डेफिनेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। बेसिकली ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स जो होता है हमारा, वो हमारे क्या होता है, जैसे हमारे कई सारे रैंडम वेरिएबल हैं x1 x2 अप टू xn, ठीक है। अब हमें उनकी वैल्यू नहीं पता है, कि उनका सीक्वेंस नहीं पता है, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। अगर उसी चीज को हम क्या एक असेंडिंग ऑर्डर में या फिर किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में लगा दें तो उस ऑर्डर को हम क्या बोलने लगते हैं, ऑर्डर स्टैटिस्टिक, क्लियर ना। तो उसका हमें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन देखना है, पीडीएफ देखना है किसका, rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक। लेकिन फिर किसके लिए, सिर्फ फॉर आईआईडी के लिए। आईआईडी का मतलब होता है इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। यानी कि जो भी सारे रैंडम वेरिएबल दिए वो कैसे होने चाहिए, हमारे इंडिपेंडेंट होने चाहिए और साथ में आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब होता है उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, उनकी जो मीन, वेरिएंस, मूवमेंट फंक्शन है वो सारे कैसे हो, सेम होंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे आइडेंटिकल कहलाते हैं। और इंडिपेंडेंट का मतलब आप जानते ही होंगे, ठीक है। ये सब हमें इसमें कवर करना है। फिर जो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, इनका पीडीएफ और इनका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दोनों ही हमें प्रूव भी करना है और साथ में इसको कवर करना है।
फिर उसके बाद आता है सेंट्रल का स्क्वायर, ये हमारे पुराने ओल्ड सिलेबस में भी था, ठीक है। का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, टी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और एफ डिस्ट्रीब्यूशन, इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन, इनके पीडीएफ, इनके मीन वेरिएंस मूवमेंट जो है, इन सबको इसमें कवर करना है, क्लियर। तो ये हमारा हो गया सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, दैट वाज एस्टिमेटेड, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा कवर यही करता है हमारे सिलेबस में, ठीक है। तो सबसे पहले एस्टिमेशन में हमें देखना होता है कि हमारे गुड एस्टिमेटर कौन कौन से हैं। ये कौन कौन से होते हैं हमारे, अनबायस्डनेस, सफिशिएंसी, और इसमें एक दो और होते हैं, कौन कौन से, हाँ, कंसिस्टेंसी एंड एफिशिएंसी, ठीक है ना, यहाँ पे कहीं लिखा होगा, दैट इज सफिशिएंसी, ठीक है ना। तो ये चारों पांचों हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक हैं किसके, गुड एस्टिमेटर के, इनको हमें फाइंड करना होता है। फिर इसमें क्या आता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, UMVUE। इससे एक या दो क्वेश्चन तो पूछे ही पूछे जाते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से, यूनिफॉर्म मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर से, क्लियर। फिर आती है राव ब्लैकवेल, जो भी रिलेटेड है किससे, हमारे MVUE से ही रिलेटेड है, हमारी कौन सी, राव ब्लैकवेल थ्योरम। उसके बाद आती है हमारी देयर एप्लीकेशन, क्रैमर राव इनइक्वालिटी एंड UMVUE, ठीक है। फिर आता है मेथड ऑफ एस्टिमेट, यानी कि जो एस्टिमेटर है हमारे, उनको कैसे हमें मेथड की, किस मेथड से हम उसको कैलकुलेट करें, यानी कि फाइंड करते हैं, तो वो तो हमें उस मेथड में कौन कौन सी देखना है, मेथड ऑफ मूवमेंट, मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड, इनवेरिएंस एंड लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन और इसकी एप्लीकेशन, ठीक है। अब बेसिकली जो पूछा जाता है एग्जाम में, वो पूछा जाता है हमारे मेथड ऑफ मूवमेंट के बारे में और मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड। ये दो मेथड जो है वो ज्यादा पूछे जाते हैं इन कंपैरिजन ऑफ लीस्ट स्क्वायर और इनवेरिएंस के कंपैरिजन में, ठीक है। आज तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सिर्फ मेथड ऑफ मूवमेंट से और मैक्सिमम लाइक्लीहुड से ही पूछे गए हैं, ठीक है ना। और साथ में उनकी एप्लीकेशन भी देखनी है, किसके अंदर, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के अंदर, क्लियर। फिर उसके बाद आता है कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट, इससे एक क्वेश्चन जरूर बनता है, कॉन्फिडेंस इंटरवल और कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट से, क्लियर ना। फिर आता है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पैरामीटर ऑफ द यूनिवेरिएट नॉर्मल, जो यूनिवेरिएट नॉर्मल है, यानी कि सिंगल वेरिएट जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, उसके लिए हमें क्या देखना है, कॉन्फिडेंस इंटरवल। और टू इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएट के लिए भी, यानी कि जो बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए भी कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है। फिर आता है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी देखना है, क्लियर। तो ये हमारा एस्टिमेशन वाला पार्ट हो गया। फिर उसके बाद एस्टिमेशन हो जाता है, उसके बाद क्या आती है, टेस्टिंग। तो नेक्स्ट यूनिट जो है वो हमारी है, दैट वाज टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, क्योंकि जो भी चीज पर्टिकुलर हम एस्टिमेट करते हैं फिर उसके बाद उसका हम टेस्टिंग करते हैं, दैट वाज, ठीक है। तो टेस्टिंग में सबसे पहले हमें दो तरह के हाइपोथेसिस होते हैं, दैट वाज नल और ऑल्टरनेट। उनको देखना है कि एक्चुअल में वो क्या होता है। उसके जो कंप्राइज होते हैं वो सिंपल और कंपोजिट में फर्दर डिवाइडेड होते हैं। उसके बाद आता है टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर कितनी होगी, ये हमारा डेफिनेटली एक क्वेश्चन इससे बनता है, ठीक है। उसके बाद आता है क्रिटिकल रीजन, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर बोलते हैं, क्लियर। फिर आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट, ये प्रोबेबिलिटी जो पावर ऑफ द टेस्ट, सॉरी, ठीक है, जो पावर ऑफ द टेस्ट होगी वो किसकी हेल्प से निकालते हैं, वो हम टाइप 2 एरर की हेल्प से निकालते हैं। जैसे टाइप 2 एरर जो होता है वो हमारा बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा से। तो जो 1 माइनस बीटा होता है, दैट वाज आर पावर ऑफ द टेस्ट, क्लियर। पावर ऑफ द टेस्ट बताता है कि हमारा जो टेस्ट है वो कितना पावरफुल है, क्लियर। फिर आता है मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन, जो हमारा क्रिटिकल रीजन है, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, रिजेक्शन रीजन, वो कितना ज्यादा पावरफुल है, क्लियर। फिर उसका एमपी टेस्ट, मोस्ट पावरफुल टेस्ट जो होगा उसको बोलते हैं। फिर आता है यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट। ये इसमें जो भी टॉपिक है हमारे टेस्टिंग से रिलेटेड वो सभी इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम। फिर आता है नाइमन पियर्सन लेमा, इसकी हमें प्रूविंग नहीं देखनी होती। नाइमन पियर्सन लेमा के साथ हम क्या करते हैं, इसकी हेल्प से हम क्या फाइंड करते हैं, मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन फाइंड करते हैं, ठीक है। इसलिए हमारे जो नाइमन पियर्सन लेमा है ये इंपॉर्टेंट है। इसकी हमें प्रूविंग नहीं, इसका हमें सिर्फ स्टेटमेंट से मतलब होता है कि स्टेटमेंट हमें बताता है कि हम कैसे अपने मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन को फाइंड कर सकते हैं फॉर द गिवन हाइपोथेसिस, क्लियर। तो उसकी जो भी एप्लीकेशन है किसके लिए, क्या बनाने के लिए, एमपी टेस्ट और यूएमपी टेस्ट। अभी मैंने बोला कि इसकी हेल्प से क्या फाइंड कर सकते हैं, हम एमपी टेस्ट को फाइंड कर सकते हैं और साथ में यूएमपी टेस्ट को फाइंड कर सकते हैं फॉर द पैरामीटर ऑफ सिंगल एंड पैरामीटर, यानी कि एक पैरामीटर के लिए भी और एक पैरामीटर से ज्यादा हो उसके लिए भी। फिर उसके बाद लास्ट आता है हमारा दैट इज लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट, ठीक है। जहां पे हम यूज नहीं कर पाते अपने नाइमन पियर्सन लेमा को, तो वहां हम यूज करते हैं लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट को, ठीक है। ये दोनों थोड़े से सिमिलर होते हैं, बस थोड़ा सा अंतर होता है दोनों में, ठीक है ना। और यूनिवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही हमें क्या देखना है, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट। तो ये सारा हमारा क्या हो गया, सिलेबस हो गया जो हमारे एग्जाम 2022 के लिए वैलिड है, क्लियर। So, at last, thank you very much and happy learning.